हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो चैप्टर है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें मेंबर्स कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और ये भी हमने देखा कि था कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और कुछ फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ होती है उनके बारे में बताया गया है। राइट्स का मतलब होता है जो हमारा अधिकार है, और ड्यूटीज़ है वो ऐसे कर्तव्य जो हमको फॉलो करने हैं, ठीक है, ऐसे कर्तव्य जो हमारे लिए बनाए गए हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू स्टूडेंट्स वर आर्ग्यूइंग इन द क्लास। तो दो बच्चे जो है वो क्या है, क्लास में बहस कर रहे हैं। आर्ग्यूइंग मतलब बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लता वाज सेइंग दैट शी यूज्ड टू सिट इन एट अ प्लेस ऑलवेज, सो शी विल सिट देयर एज शी used to sit at that place daily. But Tushar was arguing that he would sit there because he had the right. At that time, teacher entered the class and asked both of them the reason for the argument. तो यहाँ पे क्या हुआ, लता और तुषार ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मतलब दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो लता क्या बोल रही है कि ये यहाँ पे, लता बोल रही है मैं इसी सीट में बैठती थी तो मैं इसी सीट पे बैठूंगी, और तुषार बोल रहा है कि मैं पहले आया हूँ तो मैं इस सीट पे बैठूंगा। तो वो बोली कि मतलब तुषार बोला कि मैं पहले आया हूँ तो मेरा इस सीट पे अधिकार है, हो सकता है लता उसके बाद आई होगी, लेकिन वो हमेशा उसी सीट पे बैठती हो करके लड़ाई कर रही है। तो उसी समय क्या है, टीचर आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो। On listening to both students, teacher told them that every student has equal right in the school. Nobody has special place to sit, so anyone can sit anywhere and can study. तो वहाँ पे दोनों की बातें है तो सुनती है टीचर, वो फिर लता और तुषार की बात जो है वो सुनती है, फिर वो बोलती है कि हर जो बच्चा है जो स्कूल में आता है उसका इक्वल अधिकार है स्कूल में, ठीक है, उसको इक्वल राइट मिला है, हर बच्चे का इक्वल राइट है। तो किसी का भी कोई स्पेशल प्लेस नहीं है वहाँ पे बैठने का, तो कोई भी कहीं पे भी बैठ सकता है और पढ़ाई कर सकता है। इसलिए वो लता को क्या बोलती है, देयरफॉर लता कैन सिट at the place of Tushar and Tushar can sit at the place of Lata because Tushar has came to the class earlier, so first right to sit anywhere as he wish। तो वहाँ पे वो बोलती है कि मतलब जैसे कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्चा पर्टिकुलर प्लेस में बैठेगा। तो जहाँ लता बैठी वहाँ तुषार बैठ सकता है, तुषार बैठी वहाँ पे लता बैठ सकता है। तो वो बोलती है कि तुषार पहले क्लास में आया है तो वो अपना सीट चूज करके वहाँ पे बैठ सकता है। तो हमको यहाँ पे लिस्ट बनाने बोला है जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में इक्वल राइट्स हमको मिलता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ, टू स्टैंड इन द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इन क्यू। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में जब रिजर्वेशन काउंटर होता है जहाँ से हम टिकट लेते हैं वहाँ पे लाइन बने रहती है, तो वहाँ पे एक सिंपल रूल फॉलो होता है, एनफोर्स मतलब फॉलो होता है, जो पहले आया उसको क्या है टिकट पहले मिलेगा। तो वैसे ही बहुत सारे, जैसे आप राशन की शॉप में मतलब ग्रोसरी शॉप में जाएंगे वहाँ पे भी आप जाएंगे तो जो पहले आया दुकान वाला सामान उनको ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम कोई गार्डन में हैं, ठीक है, गार्डन में गए हैं तो गार्डन में जो चेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, सीट्स वगैरह लगे रहते हैं, जो पहले आया वहाँ पे बैठेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पहले से आया है तो वहाँ पे बैठ गया, ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे हम बस पे ट्रैवल करते हैं तो बस में कोई रिजर्व अगर सीट नहीं होती है तो वहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है। इवन दो लोकल ट्रेन में हम जाते हैं तो लोकल ट्रेन में क्या होता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जो पहले आया उसको सीट मिलती है। ठीक है, तो ये राइट्स में आया। तो इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी प्रोवाइडेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स आर गिवन सर्टेन राइट्स नॉन एज फंडामेंटल राइट्स। तो हमने लास्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में देखा, और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हुए हैं, कुछ अधिकार दिया गया हुआ, इन राइट्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता। तो हर एक जो व्यक्ति है हमारे कंट्री में उसको समान अधिकार दिया गया हुआ है। द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो इसका मतलब होता है कि हर एक जो इंसान है हमारी कंट्री में वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ मतलब हमारे जो कंट्री का जो लॉ है ना, जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि हम
सब इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सम टाइम अगो एन ऑफिसर वाज चार्ज फॉर सम ऑफेंस, so a case was filed against him in the court. Till the matter was in the court, he had to go to court daily. An officer or politician cannot show his power and influence in the court. तो कुछ टाइम पहले एक ऑफिसर है, उसमें कुछ गलती कर दी थी, तो उसके कारण से केस फाइल हुआ था, ठीक है। केस कहाँ फाइल किया जाता है, पहले तो पुलिस स्टेशन में फाइल होता है, देन फिर कोर्ट में उसको लेके आया जाता है। तो ये जो मैटर है वो कोर्ट में जाता है, तो उसको क्या है, कोर्ट डेली जाना है। तो जहाँ पे कोर्ट की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है, कोई भी जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उसको क्या करना है, कोर्ट डेली ही जाना है। तो और ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है, उससे वो अपना पावर जो है, इन्फ्लुएंस है, वो कोर्ट में नहीं दिखा सकता, ठीक है। अपना कोई पावर कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, right to equality, right to freedom, right to exploitation, right to religious freedom, right to judiciary on destruction of fundamental rights, cultural and education right। तो ये 6 को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे अभी आगे। तो equality has been amended for every citizen. For example, nobody can throw out any person from any kind of job, whether it is government or private, on the basis of caste, religion or province। तो equality जो है हर एक सिटीजन को दिया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो उसको, ठीक है, उसके कास्ट, रिलीजन या फिर वो किस प्रांत को बिलोंग करता है, प्रोविंस मतलब जिस एरिया को बिलोंग करता है, उसके बेसिस में उसको वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। जैसे हम छत्तीसगढ़ के निवासी, आप जाके फॉर एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको उस स्टेट से आप छत्तीसगढ़ के होकर के आपको अगर निकाल दिया जाता है, तो आप उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो और केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल एग्जाम्पल, तो अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनटचेबिलिटी भी एक क्राइम है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है, किसी को भी रिलीजन, कास्ट, इसके बेसिस में छुआछूत मारना, मतलब दूर से रखना, ये भी एक क्राइम है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एनी सिटीजन हैज राइट टू यूज पब्लिक प्लेस लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, टूरिस्ट प्लेस, बिल्डिंग और टूरिंग एनी प्लेसेस, एंटरिंग देम एंड यूजिंग देम। तो हर एक जो सिटीजन है उसको राइट दिया गया है कि वो पब्लिक प्लेस को यूज कर सके, चाहे वो देखिए हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कोई भी बड़ा छोटा, कोई भी हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलता, जो भी व्यक्ति बीमार है वो हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकता है। तो सेम स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, टूरिस्ट के प्लेसेस है, बिल्डिंग्स है, कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में, पुअर और रिच के बेसिस में आपको वहाँ पे एंट्री ना मिले, तो आप, ये गलत है। तो व्हाट इज डिस्कस अबाउट इक्वलिटी, तो क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहा है इक्वलिटी में, इन द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज डिस्क्लोज्ड अबाउट द इक्वलिटी। तो क्या डिस्कस किया गया है इक्वलिटी में, तो ये डिस्कस ऑन द गिवन राइट टू इक्वलिटी, ऑल्सो डिस्कस व्हाई दिस आर रिकॉर्ड। तो आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करने में क्या, ये चीज़ें तो है कि हमको जो है, हमको इक्वल माना जाना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुआं में जो पानी लेने का है, ठीक है, वो हर किसी का अधिकार है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप रिच हो, पुअर हो, या फिर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसके बेसिस में। वैसे ही हॉस्पिटल है, वैसे ही पार्क है, वैसे ही अगर कोई ईटेबल चीज मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ठीक है। इन सम हाउसेस सम यूटेंसिल्स वेयर केप्ट अलूफ फॉर द यूज ऑफ सम अदर कम्युनिटी पीपल। तो ये पहले बहुत चलता था कि मतलब कुछ घरों में अलग से बर्तन रखे जाते थे, दूसरे जाति या कोई आ गया तो उनके लिए। इन पब्लिक प्लेसेस वाइज ड्रिंकिंग वाटर सम पीपल ऑब्जेक्ट इफ द यूटेंसिल टच अदर पीपल। तो ये पहले भी बहुत हुआ करता था कि पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि यहाँ कुआं से पानी भर रहे हैं, तो उनका जो पानी है, जैसे बड़ी जात के कोई पानी भर रहे हैं, तो वहाँ उस समय तक जो है अदर कास्ट पीपल को वहाँ पे नहीं आना चाहिए, या फिर उनके जो यूटेंसिल्स है वो उनके यूटेंसिल मतलब जो बर्तन है उनके बर्तन से टच नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी है ना, हमको अपनी बातें रखने के लिए आज़ादी है, हम क्या सुनना चाहते हैं उसके लिए हमको आज़ादी है। तो मतलब हम अपने तरीके से कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये आता है राइट टू फ्रीडम में। तो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, देयर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसका कैरेक्टर अलग होता है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसके बोलने का तरीका अलग होता है। तो सो देयर एक्टिविटीज विल ऑल्सो बी डिफरेंट, है ना। जैसे कि
हर व्यक्ति का बिहेवियर कैरेक्टर अलग होता है, तो वैसे ही हर एक एक्टिविटी भी उनकी अलग होती है। तो ऑल पीपल डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट इन द प्रोफेशन एंड आइडियाज, दे डू नॉट गेट द केस अपॉर्चुनिटी विच दे नीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव देयर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट हर एक प्रोफेशन में नहीं हो सकता, उसके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, तो हर एक उनको केस अपॉर्चुनिटी वो जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि आपके पास, ठीक है, अपनी बात रखने का, अपना स्पीच रखने का, अपना व्यक्तित्व रखने का फ्रीडम है, आप अपनी बात को कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल वे आर गिवन राइट टू लिव विद देयर ओन डिग्निटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी सकता है, अपनी अपनी डिग्निटी को फॉलो करते हुए, अपने सोच अपने विचार को फॉलो करते हुए। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर इन क्रिमिनल, ए क्रिमिनल कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। दे तो यहाँ पे उनको कभी भी अरेस्ट और रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो लॉ में क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्रिमिनल कैन बी प्रेजेंट, है ना। अगर कोई गलत काम करता है तभी उसको जेल हो सकता है, विदाउट मतलब कोई भी गलत काम किए बिना किसी को भी जेल नहीं हो सकती। एनी पर्सन कैन गो टू एनी प्लेस एंड लिव एट एनी प्लेस at his or her own will, as people of Chhattisgarh can go to other state in search of employment. In this way the people of other state can stay in Chhattisgarh too. तो जैसे है ना, जैसे हमारे हमको फ्रीडम दिया गया है अपनी बात रखने के लिए, अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ही हम जो है कोई भी स्टेट में कोई भी जगह में जाकर रह सकते हैं। अब कोई भी जाकर जगह में रह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी घर में घुसे उसको भगाया और रह ले, ऐसा बात नहीं बोला जा रहा है। कि अगर आप चाहते, जैसे आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपको दूसरे स्टेट में जाके आपको काम करना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ घर खरीद के रह सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ में भी आपने खुद देखा होगा कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के आपके लोग मिलेंगे, यूपी के लोग मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, आंध्रा के लोग मिलेंगे, उड़ीसा के लोग मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है सारे स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब सारे स्टेट से घिरा हुआ है, 7-8 स्टेट से, तो इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स के लोग मिलेंगे। तो थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अगर उसको कोई शोषित कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। तो एक्सप्लॉयटेशन मीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस प्रॉब्लम एंड नॉट गिविंग एक्चुअल वेजेस फॉर हिज वर्क। तो शोषण का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का गलत तरीके से आपको का फ़ायदा उठाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आप किसी से काम करवा रहे हो और उसको जितना वेज मिलना है उतना नहीं दे रहे हो। तो इन आवर सोसाइटी वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लाइक वर्किंग फॉर द होल डे, वुमेन आर पेड लेस वेजेस कंपेयर टू मेन। तो हमारी सोसाइटी में आप ये अलग अलग तरीके के शोषण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन जो वुमेन है उनको कम वेज दिए, वेज मतलब तनख्वाह, वेतन, ठीक है, जो डेली जो दिया जाता है, अगर डेली दिया जाता है पैसे काम करने की, तो उसको वेजेस कहा जाता है। तो वुमेन जो है पूरा दिन भर काम करती है, लेकिन उनको क्या है, वेजेस कम दिया जाता है, तनख्वाह कम दी जाती है। In big railway station or nearby bus stop, little children at the age of learning and playing are bound to collect things from garbage, which lead to different type of fatal disease. This is also a type of exploitation. तो शोषण बहुत तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे वुमेन्स का शोषण, यहाँ पे बच्चों का शोषण मीन्स जिस बच्चे की उम्र नहीं है काम करने के लिए, उनको भारी वजन उठा के काम करना पड़ता है, या फिर वो कचरा जो गार्बेज वगैरह है उसको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के पास उठाते हैं, जिससे क्या है उनको बहुत फैटल डिसीज मतलब जानलेवा डिसीजेस भी हो जाती है। तो इसको भी एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइन, दे शुड नॉट बी एंगेज इन एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि चिल्ड्रन जो 14 ईयर से 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता फैक्ट्रीज या माइंस में, और उनको कोई भी हजारस मतलब हजारस मतलब कोई भी खतरनाक तरीके का एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि फटाफा बनाने की, बीड़ी बनाने की, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उस तरीके की जगह पे उनको एम्प्लॉय नहीं करना है। तो जैसे मेकिंग बीडीज, मेकिंग क्रैकर, कारपेट मेकिंग और ऑल्सो लिफ्टिंग लगेज, सच वर्क्स वेयर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर चिल्ड्रन। सो ये इस तरीके के काम जो है वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरीके के काम कोई बच्चों से करवाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है।
तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ लेबरर ऑफ अ विलेज हैज borrowed money from money lender and if he is not able to return it, money lender may have to work in his land in exchange for money he borrowed by labor. दिस टाइप ऑफ लेबर इज बॉन्ड लेबर। तो हम बॉन्डेड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, बंधवा मजबूर। तो जैसे कि मैंने गांव के किसी ज़मींदार से, है ना, मनी लेंडर ज़मींदार वगैरह को बोला जाता है, तो उससे मैंने पैसे लिए और क्या हुआ, मैं वो पैसे को वापस नहीं कर पाई। तो क्या है, मैंने उसको पैसे वापस नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा कि मुझे बोलेगा कि आप उसके बदले में मेरे पास काम कर दो। लेकिन क्या है, उसको उसके बदले की तनख्वाह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उसके बदले जो रोजी उनको मिलने वाली वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसको क्या है विदाउट उसके एक्सचेंज में काम करना पड़ रहा है, तो इसको क्या है, बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के बारे में देखना है हमको। तो हर एक व्यक्ति के पास अपना रिलीजन को फॉलो करने का भी अधिकार है। हिंदू है वो हिंदू को फॉलो करे, क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन को फॉलो करे। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप हिंदू है तो आप हिंदू धर्म को क्यों मान रहे हैं, नहीं मानिए, कि क्रिश्चियन है तो आप हिंदू धर्म में आ जाइए, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो पीपल ऑफ मेनी रिलीजन लिव इन इंडिया, they have their right to believe the religion of their choice and also they have freedom of practicing their own customs and tradition। तो बहुत सारे रिलीजन के लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के लोग। तो यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, मुस्लिम्स हो गए, बहुत सारे रिलीजन। तो उनके पास एक अधिकार है कि वो अपने रिलीजन जो उनका चॉइस है उसको फॉलो करें, और उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने जो कस्टम्स हैं, ठीक है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको वो फॉलो करे। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसमें ये भी है, अगर कोई क्रिश्चियन है वो चाहता है कि वो अब क्रिश्चियनिटी को छोड़ के हिंदू धर्म में आए, तो वो भी कर सकता है, वो भी उसका फंडामेंटल राइट है। तो एनी पर्सन कैन प्रीच देयर रिलीजन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। एवरी रिलीजन इज इक्वल फॉर गवर्नमेंट, इट कैन नॉट एनकरेज एनी रिलीजन। तो हर एक रिलीजन जो है वो गवर्नमेंट के लिए इक्वल है और वो कोई भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है। रिलीजियस एक्टिविटी शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल, कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो जो कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो कंपल्सरी नहीं करा जा सकता स्कूल, कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो ये नहीं बोल सकता वहाँ के सारे बच्चों को कि आप सुबह आके गणेश भगवान की पूजा करिए या फिर आप सुबह गॉड को मानिए। ठीक है, इस तरीके का कुछ भी नहीं करवा सकता। रिलीजियस फ्रीडम इज मार्क्ड विद सम लिमिटेशन सो दैट पीपल कैन नॉट एक्ट इन इनह्यूमन एंड फंडामेंटलिस्ट वे इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजियस फ्रीडम है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस है ना। ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं रिलीजन को बोल के, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी मतलब रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो इनह्यूमन टाइप की नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन सम ऑफ द कम्युनिटीज द कस्टम इज टू किल द गर्ल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। सपोज सम मे से इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस सो दे किल्ड द गर्ल चाइल्ड, इट शुड नॉट बी सपोर्टेड। तो कुछ तरीके की जो प्रथाएं हैं उसको हम नहीं फॉलो करवा सकते। ठीक है, वो संविधान नहीं बोलता कि आपके रिलीजन में ये जो आपके कस्टम्स हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे कि कुछ कस्टम्स में, कुछ रिलीजन्स में ऐसे कस्टम्स है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको मार दिया जाए। तो ये कोई अच्छा रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको क्या है, सपोर्ट नहीं किया जाता। तो क्राइम लाइक चाइल्ड मोर्टेलिटी कैन नॉट बी डन इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो ये क्या है, क्राइम है। ठीक है, जब मोर्टेलिटी मतलब बच्चों को मार देना, ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और उसी के तरीके सती प्रथा जो चलती, सती प्रथा के बारे में हमने हिस्ट्री में देखा है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस नहीं होता। सती प्रथा में क्या होता है, अगर कोई लेडी है उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको क्या है, उसकी चिता में जाकर अपने आप को भी मार देना रहता है, तो इसे सती प्रथा कहा जाता है। तो ये जो है ये कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसके बाद है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो एजुकेशन में हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे। ठीक है, और कल्चरल राइट मतलब अपने कल्चर्स को फॉलो करे। तो पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड रिलीजन लिव इन इंडिया। तो ये हमने देख लिया है कि हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज, भाषा बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर। तो उनका क्या है, अपना अपना कल्चर है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन देम राइट टू सीक देयर कल्चरल लैंग्वेज एंड रिटन स्क्रिप्ट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक का अलग अलग कल्चर है। ठीक है, हर एक का लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट दिया गया है कि वो अपने जो कल्चर है, ठीक है, उनका जो मान्यता है, कल्चर है,
ठीक है, उनकी जो सभ्यता है और उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो रिटन स्क्रिप्ट है, उसको वो फॉलो करें। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन एस्टैब्लिश स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर देयर ओन लैंग्वेज और ओन रिलीजन एंड लैंग्वेज। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अपना अलग से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं जिसमें वो अपने रिलीजन और लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी संख्या हमारे कंट्री में कम है। जैसे कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, हिंदू लोग हैं। उसके बाद जो माइनॉरिटी में क्या आते हैं, जो क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं। ऑल्सो दे हैव फ्रीडम फॉर रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन आर गिवन ग्रांट बाय गवर्नमेंट आफ्टर दे फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये अब इनके पास एक फ्रीडम है कि वो अपने इस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन को पहले गवर्नमेंट से ग्रांट लेना पड़ता है और कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ नॉर्म्स है ना, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्टीट्यूशन को चलाएं। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड मोस्टली बाय देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, अपने लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस में। एनीवन इज माइनॉरिटी और नॉट दैट डिपेंड्स अपॉन वेयर दे लिव। फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र पीपल स्पीकिंग मराठी आर नॉट इन माइनॉरिटी बट इन वेस्ट बंगाल दे आर कंसिडर एज माइनॉरिटी। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज भी आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो मराठी बोल रहे हैं वो लोग माइनॉरिटी नहीं होंगे, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में अगर उसको कंसिडर किया जाए तो वो लोग माइनॉरिटी में आएंगे। माइनॉरिटी मतलब कम की संख्या। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडिएशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडिएशन का भी राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट राइट फॉर द सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट राइट है सिटीजन के लिए। तो बिकॉज दिस राइट हेल्प्स टू perfect other given rights. If citizens fundamental rights are violated then they have right to go to high court और supreme court। तो यहाँ पे जो fundamental rights है वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है हर सिटीजन के लिए। तो किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको फॉलो करने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ लेकिन मेरे को सामने वाला कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है, मैं अपने व्यक्तित्व को मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कोर्ट में जाकर लड़ सकती हूँ। या तो मुझे कोई बोल रहा है कि आप हिंदू हो लेकिन आप हिंदू धर्म को मत मानो, आप मुस्लिम धर्म को मान लो, तो भी मैं नहीं चाह रही हूँ लेकिन मेरे से ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो भी मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। इफ़ ए पर्सन ऑफ एनी ग्रुप feels that fundamental rights are violated and that affect person can appeal, but it is not necessary to go court individually. Any person of any institution or group member can appeal against the government. This type of appeal is known as written petition or public interest litigation. तो यहाँ पे एक ही पर्सन, ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन को कुछ लग रहा है तो वो जाके मतलब कोर्ट में अपील कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ग्रुप भी हो सकता है ना, तो ऐसे टाइप का ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जो है जो गवर्नमेंट को अपील करता है, ठीक है, रिटन पिटिशन देता है, उसको क्या कहा जाता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है रिटन पिटिशन का। तो इफ गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ डैम ऑन अ रिवर, if the dam is built then about 50,000 people will lose their land and house. They lose their employment and land. Their lifestyle will have a serious effect. There is a right to independence of life of those people who want to live in any part of the country and also have independence of doing any occupation of their interest. In this condition, these peoples can appeal to Supreme Court for their fundamental rights. For 50,000 people, only one case can be registered in the judiciary. तो वहाँ 50,000 लोगों के लिए एक ही केस रजिस्टर होगा जुडिशरी मतलब कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक प्लान करती है डैम बनाने के लिए रिवर पे, लेकिन जब डैम बनेगा तो डैम के लिए ज़मीन चाहिए होती है। तो इसमें जब 50,000 लोग जो है अपनी ज़मीन खो देंगे और ये जो लोग हैं उसी ज़मीन और उस घर में रहते हैं और उस ज़मीन में खेती बाड़ी करते हैं, तो इससे जो उनका लाइफ है, उनकी लाइफस्टाइल है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इसमें क्या है, देखिए हर एक व्यक्ति को क्या है, अपना रहने का अधिकार है, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। तो ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 50,000 लोग का फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो लोग हैं वो अपील कर सकते हैं और इस अपील को क्या कहा जाएगा, PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो वन सेशन जज वाज हियरिंग ए केस ऑफ अ पर्सन नेम्ड दुकालू, ठीक है। तो एक बार एक सेशन जज जो है वो एक पर्सन का केस सुन रहे थे, क्या नाम है उसका, दुकालू। ही
He felt that person has mental disorder, so he was sent to mental hospital for treatment. तो जो ये जो पर्सन है दुकालू, इसको क्या है, कुछ दिमागी बीमारी थी, तो इसलिए उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए. तो आफ्टर 6 months द सुपरिटेंडेंट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट दैट दुकालू वाज कम्प्लीटली वेल. तो 6 महीने के बाद जो सुपरिटेंडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन देती कि दुकालू ठीक से हो गया है. बट द जज डिड नॉट टेक एनी एक्शन और टेक एनी नेसेसरी स्टेप. सो दुकालू हैड टू लीव इन मेंटल हॉस्पिटल फॉर 6 years. तो जज जो है वो कुछ अच्छे से सुनवाई नहीं देते, इसलिए दुकालू को क्या है 6 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इवन दो वो ठीक हो चुका रहता है. तो वन ऑर्गेनाइजेशन टुक दुकालू's केस एंड फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर सम टाइम इट वाज प्रूव्ड दैट दुकालू वाज फिजिकली एक्सप्लॉइटेड. तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है, तो दुकालू का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, और कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद पता चलता है दुकालू को क्या है फिजिकली वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो किया जा रहा था. एक्सप्लॉइट मतलब उसका शोषण किया जा रहा था. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम रीजनेबल कंपनसेशन एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट कंपनसेशन कैन नॉट रिटर्न हिज वैल्यूएबल लाइफ विच ही हैज स्पेंट इन हॉस्पिटल इन माइस्ट्रीज. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देता है कि वो कंपनसेशन दे उसको, है ना, कि वो 6 साल से फालतू का वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में है और उस हॉस्पिटल में उसको बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ी थी. अब उसके बाद हमने अपने राइट्स के बारे में देख लिया कि हमको क्या क्या राइट्स मिले. अब कुछ ड्यूटीज़ भी है, कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, उसके बारे में भी हमको जानना है. तो एज दिस आर फंडामेंटल राइट्स, ऑल्सो देयर आर ड्यूटीज़ विच हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स दोज हु आर लिविंग नियर बाय. टू गेट अवर राइट्स वी हैव टू ओबे अवर ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग ड्यूटीज आर मेंशन. तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिया, वैसे ही हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसे हम ड्यूटीज़ बोलेंगे, और अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हमको ये ड्यूटीज़ वो फॉलो करना है ताकि हम जो है अपने समाज में अच्छे तरीके से रह सके. तो हमारे ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस ड्यूटीज़ को फॉलो करें. तो ये कुछ ड्यूटीज़ हमको दी गई है. पहला है टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रूल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. तो सबसे पहला तो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून दिए गए हैं उसको आपको रेस्पेक्ट करना, ओबे करना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हमारी कंट्री है, इसको हमको रेस्पेक्ट देना है. ठीक है. Next is to serve for the nation and also protect it. It's our prime duty that will conserve our independence and nation's deployment. तो हमको अपने नेशन के प्रति, अपना जो हमारा जो इंडिया है, जो हमारा जो नेशन है, उसके प्रति हमको हमेशा अपने आप को सर्व करने के लिए रेडी रहना चाहिए. उसको हमको प्रोटेक्ट करना है. हमारी ड्यूटी है कि हम कंजर्व करें हमारा जो इंडिपेंडेंस है. ठीक है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसको हम कंजर्व करके रखें और नेशन का डेवलपमेंट में हम योगदान दें. ठीक है, हमारे जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हम योगदान करें. थर्ड इज टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन इज आवर ड्यूटी. इट्स लीडरशिप टू फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन. तो हमको अपना मेंटेन करके चलना है, अपनी इंडिपेंडेंस को, हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को, हमारी इंटीग्रिटी को. जो हमारे नेशन का इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी भी मतलब एकता ही होता है. ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है. हमको इससे क्या है, फ्रेंडशिप मिलेगा, कॉर्पोरेशन मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस लैंग्वेज एंड कल्चर. तो हमको ये भी रेस्पेक्ट, हमको ये हमारी ड्यूटी है कि हम रेस्पेक्ट करें. दूसरा कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, अदर लैंग्वेजेस को, अदर कल्चर को. ये नहीं कि किसी रिलीजन का आप मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कुछ लैंग्वेज बोल रहा है तो उसका उपहास कर रहे हैं. इस तरीके का नहीं होना चाहिए. टू प्रोटेक्ट नेशंस कल्चर एंड हेरिटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो नेशन का जो कल्चर है, हमारी जो कल्चर, हमारी सभ्यता है, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है. और हमारी जो हेरिटेज है मतलब जो हमारे जो हेरिटेज में बहुत सारे जो हमारे जो पुराने समय के जो बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें को कंजर्व करके रखना है. आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, कोई भी मतलब जैसे कि ताजमहल देखने गए तो वहाँ पे अपना नाम लिख के आ गए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है. और कुछ चीज़ों को वहाँ गंदा नहीं करना है, थूक के आ गए वहाँ पे. ठीक है, मोस्टली जो गुटखा पान मसाला खाते हैं, अगर आपके घर में भी कोई खाता है तो प्लीज़ 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 मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बोले कि वो चीज़ें छोड़ दें. क्योंकि ये जो है ये जो है गुटखा पान मसाला खाने वाले को जो आदत है ना, उसके कारण आधी जो धरोहर है हमारी वो खराब होते जा रही है. लोग नहीं समझते, मंदिर में भी जाके दे पिट एंड कम, है ना, वो थूक देते हैं वहाँ पे. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट इज अवर कंपल्सरी ड्यूटी. विदाउट ए क्लीन एनवायरनमेंट द थॉट ऑफ हेल्दी ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. तो हमको हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें. ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी हो सके. ये नहीं
कचरा वाला आता है तो कचरा देना छोड़ के हम नहीं, हम कहाँ कचरा देने जाएंगे, हम तो यहीं फेंक देते हैं, हमको उसको इकट्ठा करके जला देंगे। ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। अपने घर के बाहर नाली बनाना छोड़ के कौन नाली में खर्चा करे, बहा दो नीचे बाहर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ ड्यूटीज ऑफ ऑल इंडियंस। तो हमको अगर हमारे पास कुछ है ऐसा कि हम साइंटिफिकली कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये भी ड्यूटी है कि आप अच्छा काम करिए। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड सेव पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेल, पोस्ट ऑफिस भी हमारी ड्यूटी है। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हम अपने हेरिटेज, अपने धरोहर को है ना संभाल के रखते हैं, वैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, रेल, बस, पोस्ट, ये सारी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो हमको ये नहीं वहाँ पे गंदगी मचाना है ना, वहाँ पे कुछ भी करना है, कुछ अच्छा दिखा तो उसको तोड़ देना है, बेंड कर देना है, ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। जैसे कि हम पार्क में जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए तो उसके रैपर्स हैं, उसको आप डस्टबिन में ही डालिए। डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो फेंक देंगे तो वो क्या है, उड़ के दूसरे जगह जाएगा, कौन साफ करेगा उससे बेटर है आप डस्टबिन खोजिए और उसमें डालिए। अगर नहीं है डस्टबिन, आपको नहीं मिल रहा है, और जैसे कि आप उसको लेके गए थे, खाए, रैपर को अपना साथ लाइए और वापस डस्टबिन में डालिए। मोस्टली होता है जैसे कि हम कुछ वाटरफॉल वगैरह में जाते हैं, वाटरफॉल या फिर गार्डन और या कुछ भी मतलब दूर जगह में जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही करते हैं, डिस्पोजल है, ये सब है, वो सब है, उसको क्या करते हैं वहीं पे डंप करके आ जाते हैं। कौन साफ करेगा भाई, वहाँ पे कोई है साफ करने वाला नहीं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे गंदगी मचती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जगह को साफ सुथरा रखें। हम रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, वहाँ पे कुछ लिख देना या सीट को फाड़ देना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं होती। इसे हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। टू रिस्पेक्ट ऑल सिटीजन एंड नॉट डिसऑनर देम इज अवर ड्यूटी। तो हमको सारे सिटीजन्स, अपने आस पड़ोस, सबको क्या है, रेस्पेक्ट देना है, किसी को भी बेइज्जत नहीं करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। इट इज़ कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। और ये ड्यूटीज़ है सारे पेरेंट्स गार्जियंस का कि अपने जो घर के बच्चे हैं उनको 14 साल के नीचे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दिलाएं। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ हमको जो फॉलो करने हैं, राइट्स तो हमको दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ये चैप्टर देखने के बाद कुछ जो है अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको फॉलो करें और अपने राइट्स, अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके लिए आप खड़े रहें। तो इस चैप्टर में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।